पंजाब में भी करने का हमारा एक इरादा है। SC/ST प्रोग्राम के अंतर्गत हम चाहते हैं कि एक कार्यक्रम जो सिट्रस फ्रूट्स है उसमें हमारा कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। एक प्रशिक्षण का या इस तरह का कार्यक्रम आने वाले दिनों में पंजाब में अवश्य करूँगा। सभी दर्शकों को नमस्कार साथियों, इस समय मैं न्यू दिल्ली में हूँ और यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक बहुत बड़ा संस्थान है। उसका नाम है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो उनके निदेशक को मेरे कई किसान मित्र जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया है चैनल, आप पहचानते हैं। आप हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। इससे पहले डॉक्टर साहब करनाल में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे हैं। मैं इनसे बात करवाता हूं आपकी कि इनका संस्थान जो है ये बहुत विशाल है, इसके कई रीजनल स्टेशंस हैं और क्या क्या काम होता है, तो आइए चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस संस्थान में निदेशक हैं और आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कृषि जगत में। तो आप बताएं हमारे दर्शकों को, विशेष रूप से किसानों को, कि आपका संस्थान क्या करता है। धन्यवाद डॉक्टर गोसाई साहब। जैसा आपने सही कहा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुछ बड़े संस्थानों में से एक है जी। और इसकी प्रमुख जिम्मेदारी जो मैं मानता हूँ वो हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है PGR में, जो पौध अनुवांशिकी संसाधन जिनको हम कहते हैं विभिन्न फसलों में, उनका संरक्षण करना और उनको इस्तेमाल करके नई नई किस्मों का बनाना और जिससे किसानों की बेहतरी हो सके, ये प्रमुख उद्देश्य है। और हमारे संस्थान में जीन बैंक के अंतर्गत जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है, उसमें करीब 4,80,000 एक्सेशंस स्टोर्ड हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और वो हम समय समय पर विभिन्न प्रजनकों को उसकी सप्लाई करते रहते हैं। अच्छा। अब जो हमारा संस्थान है न सिर्फ इन प्राकृतिक जो संसाधन हैं उसका संरक्षण करता है, बल्कि उनका उपयोग करता है और विभिन्न फसलों में हमारे पास जो कलेक्शन है, उदाहरण के तौर पे धान में करीब 1,30,000 है, गेहूं में 93,000 है, मिलेट्स में 63,000। क्या है डॉक्टर साहब 1,93,000 आपने बोला? अभी किसानों की भाषा में आप जरा बताएं आप, धान में क्या वो बीज है इतने प्रकार के या क्या है? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि धान एक ऐसी फसल है जिसका उद्गम भारत में ही हुआ है। जी। तो कुदरत ने समय समय पे उसको इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंतर्गत विभिन्न लैंड रेसेस जिनको हम कहते हैं, जो हरित क्रांति से पहले की किस्में हैं। अच्छा। और नेचुरली आसाम में और अन्य जगहों पे उगती थी, और जहाँ जहाँ धान लगाया जाता था, काला धान है और तमाम तरीके के वेरिएशन है, वो संरक्षित कर रखे हैं कि आने वाले समय में जब उसका उपयोग करना पड़े, कभी जरूरत हो, डिजीज के लिए, बीमारियों के लिए, उत्पादन के लिए या फिर खुशबू के लिए, धान की बात कर रहा हूँ, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो गेहूं में सर? गेहूं हालांकि भारत में उद्गमित फसल नहीं है, लेकिन इसको सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं हम गेहूं को भारत में। तो इसमें भी बहुत सा वेरिएशन है। जो आप जानते हैं कि जो देसी गेहूं था, लैंड रेसेस थी, और जो किसानों द्वारा संरक्षित किस्में थी सैकड़ों सालों से, वो सब हमने कलेक्ट कराई हैं, और कलेक्ट कराने के बाद उसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज में रखते हैं। तो समय पर जब ज़रूरत होती है तो हम उसको निकालते हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमने मिलेट्स की 63,000 किस्मों में से 25,000 को खेतों में लगाया था। अच्छा जी। और किसानों को बुलाया था वहाँ पे, और अचंभित करने वाला दृश्य था। अच्छा। कहाँ पे था डॉक्टर? ये हमने महाराष्ट्र में किया था, सरगम के लिए। अच्छा। एक वाशिम नाम का स्थान है अकोला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे किया था। और उसमें इतने तरीके के वेरिएशन थे, छोटे से बड़ा, विभिन्न रंगों का, लाल से काला, सफ़ेद, तमाम तरीके के जो ज्वार है वहाँ पे प्रदर्शित की गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसकी आवश्यकता होती है तो जर्म प्लाज्म को निकालते हैं, विभिन्न संस्थानों को दे देते हैं ताकि वो उस पर काम करें। अब बात ऐसी है कि पिछले वर्ष को या अभी मौजूदा वर्ष को भारत सरकार ने के अथक प्रयास से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया था। तो हमारा ध्येय अब न्यूट्री सीरियल्स, जिसके माध्यम से जो ग्रामीण परिवेश है उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सके, उनको इस्तेमाल करने का है। हमारे पास एक परियोजना है जिसमें पोटेंशियल क्रॉप,
उसका भी हम परियोजना चलाते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि किनोआ है, एमरैंथस है, बकवीट जिसको कुट्टू के नाम से जाना जाता है, और बहुत प्रकार की 16 अन्य किस्में फसल हैं जिनको हम अपने संस्थान के माध्यम से, और इसमें भी फसल सुधार का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बोले कि आपके पास बहुत से जर्म प्लाज्म है, वो आम भाषा में किसानों की कहें तो बहुत बीज पड़े होंगे, तो किसानों को डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं है। मान लो आपने जैसे किनोवा बोला या अभी कुट्टू बोला, कुछ ऐसा करके, तो अगर कोई लेना चाहे तो कोई एक्सपेरिमेंट किसान ही करना चाहे तो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी। और जहाँ तक बीज के स्टोरेज का बात है, वो तो हम यहाँ करते ही हैं जी। साथ में ही हम फील्ड जीन बैंक भी लगाते हैं। अच्छा, वो क्या जो फसलें जैसे जो पेरिनियल क्रॉप है, धान का भी फील्ड जीन बैंक वहीं किसान के खेत पे संवर्धित करते हैं और उसका एक सीड का बैंक बनाते हैं हम लोग। अच्छा। और ये भारत सरकार के विभिन्न वित्तीय पोषण से इसको पूरा करते हैं। तो किनोआ है, बकवीट है, ये सब आम भोजन की थाली में आने वाली फसलें नहीं हैं। जी जी जी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार का ये प्रयास है कि ये सब भी भोजन में सीमित मात्रा में शामिल हो जाए। जी जी। तो उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और समय समय पर कोई कम्युनिटी अगर इसका डिमांड करती है, अच्छा, तो हम बीज देते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि देखने में तो लगता है कि ये खाली जीन बैंक है और ये संग्रहित करके ही रखते होंगे, मगर ये बहुत खुशी हुई है मुझको सुन के कि अगर किसान भाई चाहें सामुदायिक रूप में, इन अ कम्युनिटी सेंस, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। जो पुरातन बीज हैं या पुरानी कुछ फसलें हैं जिनको हमने छोड़ दिया है, तो उस संदर्भ में आप इनसे लाभ ले सकते हैं। और ये संस्थान जो है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के साथ ही सटा हुआ है और नई दिल्ली में है। तो डॉक्टर साहब, मैं आगे कहूँगा आपको कि हाल में जो आपने कोई इस तरह के प्रोग्राम लगाए हैं विभिन्न प्रदेशों में या कहीं फील्ड में, तो एक आध उदाहरण दे दीजिए। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि एक कार्यक्रम हमने वहाँ वाशिम में, अकोला डिस्ट्रिक्ट में sorghum के लिए किया था जी। उसके बाद हमने जोधपुर में एक कार्यक्रम किया था। वो किस पे था? वो भी मिलेट्स और ये पोटेंशियल क्रॉप पे, किनोआ, राजगीरा जिसको अमरैंथस कहते हैं, या चौलाई का बीज जो खाने वाला बीज है, समझ गए, रामदाना जैसे जिसे कहते हैं, उसके लिए किया था। फिर हमने शिलांग में एक कार्यक्रम किया था, एक कार्यक्रम त्रिशूर में किया था। अच्छा। कार्यक्रमों की लंबी फहरिस्त है। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम में सिट्रस का बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है और किस्म किस्म के सिट्रस हैं। अच्छा। जिसमें ऑरेंज भी है, लेमन भी है, मैंडरिन भी है, वो सब कलेक्शन हमारे पास है। तो वो फील्ड जीन बैंक इस्टेब्लिश हम लोगों ने कहीं किया है, किसानों के ही खेत पे या सामुदायिक तौर पे या सरकारी संस्थाओं में भी किया है। एक प्रशिक्षण का या इस तरह का कार्यक्रम आने वाले दिनों में पंजाब में अवश्य करूंगा, क्योंकि तो डॉक्टर साहब, पंजाब की बात तो अक्सर आप करते रहे हैं जब आप वहाँ भी थे, तो हरियाणा के लिए भी कुछ आप बताइए। हरियाणा के लिए एक ही बात है, हरियाणा पंजाब मेरे हिसाब से समान दोनों के लिए। हाँ, दोनों के लिए ही है। तो जैसा मौका आएगा, क्योंकि पंजाब और पंजाब के किसानों से बहुत प्यार मिला मुझे पिछले कार्यकाल में। मेरी हमेशा यही इच्छा रहती है कि उनके पास दोबारा पहुंचूं विभिन्न स्वरूप में, बदले हुए स्वरूप में। तो मैंडरिन है, एक राजगीरा है जिसको हम रामदाना कहते हैं, किनोआ बहुत प्रचलित हो रहा है पंजाब में। इस प्रकार की फसलें, इस प्रकार की फसलें जिसमें किसानों को अच्छा रेम्युनरेटरी प्राइस मिले। अच्छा। और हमारे पास ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम करने को तैयार है। उनको सीट चाहिए। अभी हाल में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के साथ हमने समझौता किया है, जिसमें कि हम बकवीट, कुट्टू जिसको कहते हैं, हालांकि सिर्फ व्रत में पहले लोग खाते थे, लेकिन ये बहुत अच्छा एक पोषण आहार है, बहुत गुणकारी है। इसको आम भोजन की थाली में भी शामिल करने का प्रयास रहेगा। किसान भाइयों, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जो सोचता था उन्हीं बातों को मैंने साहब के सामने रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस संस्थान के बारे में और कुछ भी जानेंगे। और जैसे जैसे समय होगा मैं इनसे फिर मिलता रहूँगा। और इनके कार्यक्रम देश भर में चल रहे हैं और बड़ी नवीनतम जो फसलें हैं, गेहूं धान की बात नहीं हुई है यहाँ पे जो आम प्रचलित उत्तरी भारत में है,
या गन्ने पे चर्चा नहीं की है, जो बहुत ज़्यादा रकबे में लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी। तो हट के फसलें जो हैं उन पे की है इन्होंने चर्चा, और उस संदर्भ में अगर कोई ग्रुप या किसान इनसे जुड़ना चाहते हैं तो वो संस्थान में ज़रूर जुड़ें। मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जैसा करनाल में काम किया था इस NBPGR में भी करें। आपको पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।